आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है क्या? ये बोर्ड मुझे दिखाई दे रही है अच्छे से? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की कहानी शुरू की जाए। ऑल क्लियर है सर? ऑल क्लियर है सर? बढ़िया है। सब कुछ सही है सर। जल्दी जल्दी बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म, आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी पर। और टीचर्स एकेडमी पर आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं सर एनसीईआरटी बायोलॉजी की। ये हम लोग पढ़ते हैं सर, 2 बजे से पढ़ते हैं सर। पब्लिक क्लास चलती है सर, लाइव चलती है, 2 बजे से हम लोग पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी 11th की है सर और 12th की है। 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी है। आपको पता है कि एनसीईआरटी पर हैं निगाहें तो सरकारी भर्तियों पर है निशाना। जितनी भी सरकारी परीक्षाएं हैं उनमें एनसीईआरटी का रोल है, क्योंकि एनसीईआरटी सरकारी पुस्तिका है। जो पेपर बनाता है वो अपने किताब से जरूर सवाल बनाता है। तो अगर एनसीईआरटी पर हैं निगाहें तो आप मान करके चलिए सरकारी भर्तियों पर है निशाना। और आज एक चीज और खास जोड़ दिया हूं अपने एनसीईआरटी के इस सेशन को। इतना कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की गई है, इतना एनालिटिकली इसको अच्छा बनाने की प्रयास की गई है कि आपके एग्जाम के साथ में ही यहाँ 2 एग्जाम और आज लिख दिए गए हैं। एक नीट लिखा गया है, एक सीयूईटी लिखा गया है और एक फाउंडेशन लिखा गया है। इसकी तो अपनी तैयारी चल ही रही थी, फाउंडेशन तो हम लोग कर ही रहे थे सर, लेकिन आज से ये अपनी क्लासेस नीट और सीयूईटी के लिए भी रेलिवेंट हैं। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2025 की परीक्षा देंगे, या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं जिससे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, उसके बाद वो टीचर प्रोफेसर बनेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियोस उतनी ही रेलिवेंट होने वाली है। और अगर मैं झूठ नहीं बोलूं, सच बोलूं, तो नीट के लिए तो 90% एनसीईआरटी ही है और सीयूईटी के लिए 110% एनसीईआरटी ही है। नीट के लिए 90% अगर कुछ है तो एनसीईआरटी है, और सीयूईटी के लिए 110% अगर कुछ है तो एनसीईआरटी ही है। बाकी अपनी कहानी चल रही है। बाकी अपनी कहानी चल रही है ये। इसके बाद में आपको पता है कि इंस्टीट्यूट के तरफ से एक प्रयास रहता है कि पैसा शिक्षा में बाधा नहीं बने। हम कभी नहीं चाहते कि कोई ऐसा बच्चा पैसे के वजह से कोई कोर्स ना परचेस कर पाए, या फाइनेंशियल कंडीशंस के वजह से पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित ना रह पाए। इसीलिए इंस्टीट्यूट लगातार प्रयास करता है कि शिक्षा बेचने का प्रावधान नहीं है, शिक्षा बांटी जाती है, ज्ञान बांटा जाता है, और इंस्टीट्यूट उसके लिए लगातार प्रयास करता है। उसी शिक्षा को आपके तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके की कोई बाधा ना बने, एक कोर्स ऑफ द डे लाया जाता है। ऑफर प्राइस रहता है सर, ऑफर प्राइस रहता है, और ऑफर प्राइस में बहुत
कम दाम पर मिलता है। आज का जो कोर्स ऑफ द डे है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें कुछ सेक्शन जीएस का भी, जनरल साइंस से भी, जनरल स्टडीज से भी कुछ सवाल उनके एग्जाम में आते हैं, तो उनके लिए आज का असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस बैच है। ये बैच मात्र 999 रुपए में है। अगर आज के डेट में आप इसको परचेस करेंगे, आज के डेट में 24 घंटे का ऑफर रहता, आज के डेट में अगर आप इसको परचेस करेंगे तो मात्र 499 रुपए का ये आपको मिल जाएगा सर। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए। अभी तक जो पुरानी क्लासेस चली हैं मॉलिक्यूलर की, आज मॉलिक्यूलर का अपना 5वां लेक्चर है। कितना, कौन सा लेक्चर है? मॉलिक्यूलर का 5वां लेक्चर है सर। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। इसके पहले 4 लेक्चर सर अपन पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़े हैं? पहले तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैं आपको बता दिया हूं कि सर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड में 2 अपन पढ़ लिए सर, एक डीएनए पढ़ लिए सर, एक आरएनए पढ़ लिए सर। ठीक बात है, दोनों, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिए और एक आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिए। ठीक बात है सर, ये दोनों अपन पढ़ के आ चुके। कौन खोजा, कैसे खोजा, कहाँ पाया इनको, क्या क्या बताया इनके बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स बताया गया, न्यूक्लियोसाइड्स बताया गया, वेरियस चीजें डिस्कशन आपसे हो चुका सर। उसके बाद सर अपन पढ़े कि अपने को बताया गया कि डीएनए जो है सर ये क्या है सर, मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में, मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स जो दिख रहे हैं, जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते हैं सर, उनमें क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है सर। अब जेनेटिक मटेरियल आपको पता है, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल का मतलब सर जेनेटिक्स आ गई। जेनेटिक्स का आ गई तो मेंडेलियन की अगर बात करें तो क्या आ गया सर, हेरिडेटरी आ गई और वेरिएशन आ गया। हेरिडेटरी मिलेगी सर, वेरिएशन मिलेगा सर, तो हम कह देंगे सर जेनेटिक्स है सर। हेरिडेटरी मतलब क्या होता है? मान लीजिए जो कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, आपको पता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडेटरी। हेरिडेटरी में क्या होता है सर, ये जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट से या वेरियस अडेप्टेशन से, फिजियोलॉजी से हमको रिसीव होते हैं, वो वेरिएशंस में कैलकुलेट हो जाते हैं। टोटल कहानी अपनी जेनेटिक्स की हो जाती है सर। तो हमने बोला कि डीएनए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या है सर, जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल कह दिया गया सर, इसकी कहानी शुरू की गई सर, जेनेटिक मटेरियल कहानी शुरू की गई सर। आपको इसके बारे में बताया, इसमें डबल हेलिक्स हम मॉडल पढ़े, इसका एक डबल हेलिक्स एक मॉडल पढ़े जिसको वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया। इससे अपने को डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि शुगर और फास्फेट की बैकबोन होती है सर, और जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं प्रोजेक्टिंग इनसाइड होते हैं सर। डीएनए अपना सर डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए अपना कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है सर। ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, शुगर प्लस फास्फेट की सर क्या है, बैकबोन है सर। इसके बाद सर आपको बताया गया कि जो नाइट्रोजन बेसेस होंगे सर वो क्या होंगे, प्रोजेक्टिंग होंगे इनसाइड में, प्रोजेक्टिंग होंगे कहां पर, इनसाइड में। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया गया। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा गया तो अपने को पता चला कि सर ये तो बहुत बड़ा है, 2.2 मीटर का तो ह्यूमन की डीएनए की लेंथ है। अब इसको छोटे से 10⁻⁻⁶ वाले न्यूक्लियस में लेके जाएंगे कैसे? अपने मन में विचार आया, साइंटिस्ट लोग भी आए, कहे भैया नहीं ठीक है इसके बारे में और पढ़ना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़े, पैकेजिंग पढ़े डीएनए की, कि किस तरीके से पैकेजिंग की जाए। हम लोग पैकेजिंग पढ़े सर, पैकेजिंग हम लोग को सिखाया गया, और पैकेजिंग से 2.2 मीटर का डीएनए जो है वो कहां भेज दिया गया, न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियस 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज का था। इसके बाद अपने को पता चला कि इस न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो था, एनएचसी जो था, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी में जाकर के ऐसे ऐसे लपेट गया, डीएनए फाइनल हो गया। अपना यूकैरियोट्स में पैकेजिंग क्लियर हो गई सर। उसके बाद यहां तक की कहानी अपनी पिछले क्लास की चल रही थी। यहां तक की कहानी आप लोग को मैं पैकेजिंग करके भी दिखाया। ये पिछले क्लासेस में 4 क्लासेस में ये कहानी चली है सर। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा उसके आगे चला जाए और चीजें पढ़ी जाए। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको पता है, एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लिखा है, तो इसके लिए भी कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है सर। ठीक बात है, ठीक बात है। आज की कहानी शुरू की जाए सर।
आज की कहानी शुरू की जाए सर। जहां तक अपनी बात हो गई थी उसके आगे से मैं लिखना शुरू करता हूं। एक टिपिकल न्यूक्लियस में, इन अ टिपिकल न्यूक्लियस, एक टिपिकल न्यूक्लियस में क्या होता है? जैसे हम क्रोमोसोम में लेकर के जा चुके हैं डीएनए को, वहां तक पिछली कहानी अपनी पैकेजिंग की यूकैरियोट्स की हो गई है। ये आखिरी का जो लेक्चर है उसमें पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स हमने शुरू की थी, और सर उसी का थोड़ा सा पोर्शन एक यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन बचा है। क्रोमेटिन आपको पता है, क्रोमेटिन ही आगे क्रोमोसोम में जा रहा था, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन एक होता है, एक हेटेरोक्रोमेटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके बारे में पढ़ा जाए सर। दो चीजें होती हैं सर इसमें, एक टिपिकल न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं सर। क्या चीजें होती हैं सर? जब स्टेन किया जाता है, आपको पता है ग्राम स्टेन, एक आप पढ़े होंगे बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन करते हैं, और उसके बेसिस पर बैक्टीरिया एक पॉजिटिवली स्टेन आता है, उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और एक ग्राम नेगेटिव। जो स्टेन दिखा देता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो स्टेन में नहीं शो होता है उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसे ही जब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर स्टेन किया गया क्रोमेटिन को, तो दो चीजें अपने को देखने को मिली सर। क्या मिला? एक लाइट स्टेन हुआ, एक लाइट स्टेन हुआ, और एक क्या हुआ सर? डार्क स्टेन हुआ। एक लाइट स्टेन हो गया, जब स्टेन किया गया तो एक लाइट हुआ सर, और एक डार्क हो गया। ये जो लाइट था सर, ये लूजली पैक था। ये क्या था? ये लूजली पैक्ड था। ये क्या था? ये लूजली पैक्ड था। और ये वाला जो था, ये वाला जो था, ये डेंसली पैक्ड था, ठीक है। पैक्ड या पैकेज्ड कह लूं, दोनों एक ही चीज है। एक सर लूजली पैक्ड था, एक डेंसली पैक्ड था। जो लूजली पैक्ड था इसको बोलते हैं सर, लूजली पैक्ड था इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और या इसी को यूक्रोमैटिन भी कह सकते हैं, इसी को यूक्रोमैटिन भी कह सकते हैं सर। ये वाला जो था यूक्रोमैटिन भी कह सकते हैं सर। ये क्या था? जो डेंसली पैक्ड था, जो डार्क स्टेन शो कर रहा था, ये क्या था सर? ये हेटेरोक्रोमैटिन था। हेटेरोक्रोमैटिन था, ठीक बात है। एक यूक्रोमैटिन, एक हेटेरोक्रोमैटिन। अब जब इसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो एक ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, एक ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो जो यूक्रोमैटिन है या क्रोमैटिन है, ये एक्टिव है ट्रांसक्रिप्शनली। ये उड़ा है, यही शॉर्ट सर्किट एसी वाला ही। अभी बना था जो। एक ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और एक क्या होगा सर? इनएक्टिव होगा। ठीक बात है, ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या? क्या कहानी चल रही है? पिछली कहानी से थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं सर कि एक टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर, एक टिपिकल क्रोमैटिन भी जेनेटिक मटेरियल आगे क्रोमोसोम में जाएगा। एक टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर? स्टेन जब हम करते हैं तो कुछ लाइट स्टेन्स दिखते हैं, कुछ डार्क स्टेन्स दिखते हैं। जो लाइट स्टेन्स दिखते हैं, स्टेन करने पर जब उनके आप जिंदगी में रंग भरेंगे, स्टेनिंग को रंग भरना ही कह लीजिए, रंग भर के चेक किया जाता, कौन सा माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा, कौन सा नहीं दिखेगा। यही पर्पज है स्टेन करने का, इसके अलावा और कोई स्टेन का पर्पज होता नहीं है। स्टेन का पर्पज यही है कि जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर किसी चीज को देखें तो थोड़ी सी उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है स्टेन से, तो और अच्छा दिखता है हमको, एक अच्छी जो है हम स्टडी कर सकते हैं, इसलिए किया जाता है स्टेन। तो न्यूक्लियस के अंदर जब स्टेन किया गया तो कुछ जो है लाइट स्टेन आया और कुछ जो है डार्क स्टेन आया सर। लाइट स्टेन वाला हमको कैसा दिखा कि ये लूजली पैकेज्ड है या लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, ढीले ढीले अलग अलग दूर दूर स्कैटर ऐसे पैकिंग दिख रही है। और कुछ जो है डेंसली है, कुछ डेंसली पैक्ड हैं। अब हमने क्या कहा कि सर जो लूजली पैक्ड है, जो लूजली पैक्ड है, ये क्रोमैटिन इसको कहते हैं या यूक्रोमैटिन कहते हैं। यही चीज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगी, यही चीज क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगी।
होगी, और जो सर ये डेंसली पैक्ड है ये हेटेरोक्रोमेटिन है, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगी, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगी। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है क्या? यहां सर कहानी किसकी खत्म हो? ये तो हमारी आवाज चली जाती है। अरे भैया, अरे भैया, क्या मेरी आवाज चली गई थी? क्या मेरी आवाज चली गई थी? आप लोग नहीं सुन पा रहे थे मुझे? क्या ऐसा हो रहा था? क्या ऐसा हो रहा था? क्या ऐसा हो रहा था? क्या मेरी आवाज वापिस आ गई है? क्या मेरी आवाज लौट आई है? देखो, देखो, मेरी आवाज आ गई। देखो, देखो, मेरी आवाज आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपको? मैं बता रहा था सर, यूकैरियोट में जब डीएनए की पैकेजिंग बता रहे थे तब तो आप कह दिए कि डीएनए वहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम में लपेट उपेट दिए आप। यहाँ तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है सर कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। पढ़ करके आए होंगे आप पढ़े होंगे। तो सर कहाँ मिलेगा? तो कहा जाता है डीएनए जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए मिलता है। ऐसे मिलता है क्या कि कहीं भी बैठा हुआ है सर, कोने कोने पकड़ के ऐसा बैठा हुआ? नहीं, सुपर क्वाइल्ड स्टेट। एक होती है क्वाइल, ये जो है ये देखिए ये क्वाइल है। ये क्या है? ये क्वाइल है। इसी को अगर मैं और अच्छे से करूं, ये देखिए ये क्या है? ये क्वाइल है। ये क्या है? सुपर क्वाइल्ड है। तो डीएनए जो है सुपर क्वाइल्ड स्टेट में, सुपर क्वाइल्ड स्टेट में साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल के मिलता है। कहां पर? प्रोकैरियोट्स में। क्यों मिलता है सर वहां पर? क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है सर? एब्सेंट होता है। और ये सेल में डीएनए इज scattered throughout in the cell। ठीक बात है। डीएनए इज scattered डीएनए इज scattered throughout the cell। ठीक बात है सर। डीएनए कहाँ मिलता है?
क्यों वहां मिलता है और कैसे मिलता है, तीनों की चर्चा कर ली गई प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब जब शुरू में ही आपको जब बता रहा था वहां पर, तो यहां पर भी क्योंकि बेसिक प्रोटीन अपने को चाहिए, क्यों बेसिक चाहिए, क्योंकि डीएनए सर एसिडिक है, तो एसिडिक वाला बेसिके वाले के साथ में जाएगा, एसिडिक के साथ में जाएगा आग लग जाएगी, एसिडिक एसिडिक के साथ में जाएगा आग लग जाएगी, इसीलिए एसिडिक बेसिक वाले के साथ में जाएगा, बड़े प्यार से ही जाएगा। तो वहां पर हिस्टोन्स थे, कौन से हिस्टोन्स थे यूकैरियोट्स के अंदर। जब यूकैरियोट्स की अपन चर्चा कर रहे थे तो हिस्टोन के बारे में बताया था। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन था। प्रोटीन क्या होता है सर, अमीनो एसिड की चेन है सर, अमीनो एसिड ढेर सारे प्रोटीन बनाते हैं। अब अगर यही अमीनो एसिड एसिडिक वाले ग्रुप लिए हैं तो एसिडिक प्रोटीन बनेगा, अगर बेसिक वाला अमीनो एसिड का ग्रुप है तो बेसिक प्रोटीन बनेगा। बेसिक प्रोटीन जो बनता है यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन, उसमें दो अमीनो एसिड भर भर के होते हैं, एक लाइसिन था एक आर्जिनिन था। तो यहां भी वही कहानी एक अपने को चाहिए होगा पैकेजिंग के लिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे सर, यहां पर पॉलीअमीन्स बताए थे सर आप। मैंने कहा कि सर डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इसके साथ में क्या होता है, एसिडिक मॉलिक्यूल है, एसिडिक मॉलिक्यूल है। अच्छी बात है सर, एसिडिक मॉलिक्यूल है, ये भी अच्छी बात है सर। ये दोनों चीज़ें नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक मॉलिक्यूल वाली प्रॉपर्टी इसको कैसे मिलती है, जो फॉस्फेट ग्रुप आकर के लगता है, फॉस्फेट ग्रुप आकर के लगता है। बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इसको दो कैरेक्टर मिलती, एक मॉलिक्यूल एसिडिक हो जाता है, एक मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो सर जैसे यूकैरियोट्स में कहानी चली थी वैसे प्रोकैरियोट्स में भी कहानी चलेगी। यहां पर आते हैं सर पॉलीएमीन्स प्रोटीन। यहां पर कौन आता है, पॉलीएमीन प्रोटीन। ठीक बात है। वहां पर कौन आया था सर, हिस्टोन आए थे। ये क्या है सर, ये बेसिक प्रोटीन है। ये क्या है सर, ये भी बेसिक प्रोटीन है। प्रोकैरियोट्स का बेसिक प्रोटीन यही है सर। उसके बाद सर क्या ये हिस्टोन है, क्या सर ये हिस्टोन है, हिस्टोन तो है नहीं, तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन तो अपना साहब यूकैरियोट्स में था, तो ये क्या है सर, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये भैया नॉन हिस्टोन है। ठीक बात है सर। इसके बाद सर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और इसके साथ में बाइंडिंग होगी, तो मैं कह सकता हूं कि क्या ये पॉजिटिवली चार्ज भी होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होगा। अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, ये भी बात अच्छी है। ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। इतनी बात तो सर बहुत अच्छी है, इतनी बात तो सर बहुत अच्छी है। ठीक है, ये कहानी पैकेजिंग की चलेगी प्रोकैरियोट्स के अंदर। डीएनए की ये प्रॉपर्टीज, तो भैया इस प्रॉपर्टी के अपोजिट में ही बाउंडिंग क्या होगी, बाइंडिंग होगी। तो इसके अपोजिट में पॉलीएमीन्स प्रोटीन आ जाते हैं जो कि बेसिक प्रोटीन हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इन्हीं की बाइंडिंग होएगी। अब देखा जाए कैसे होएगी, अब देखा जाए कैसे होगी, क्या होगा सर। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा रंग भर दिया जाए सर, थोड़ा सा जिंदगी में और बोर्ड पर रंग भी भर देना चाहिए सर। भरते रंग रहते हैं तो अच्छा लगता है, रंगों से भरी दुनिया अच्छी लगती है। तो ये थोड़ा सा रंग भर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, रंग भर रहा हूँ सर। ये सर रंग भर दिए आप, अच्छी बात है। इसमें क्या होगा, ये जो मैं रंग भरा हूं ये कौन है साहब, ये है पॉलीएमीन। ये क्या है, पॉलीएमीन है, वही बेसिक की जो कहानी पीछे आई थी। ये जो है, अले ले ले, ये क्या हो गया,
ये सर फिर से रंग भर दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है सर? पॉलीएमीन्स हैं। और ये जो सर लपेटा हुआ है ये क्या है? डीएनए है सर। ठीक बात है। ये इसके ऊपर जो लपेटा हुआ है ये क्या है सर? डीएनए है सर। डीएनए है सर। ठीक बात है। अब ऐसे तो मिलेगा नहीं। अभी पीछे कहानी जो सर आप बताए हैं दुनिया भर की कि यहाँ जो है सुपर कॉइल्ड स्टेट होती में मिलता है साइटोप्लाज्म में, ये है वो है, तो ऐसे तो मिलेगा नहीं सर। ऐसे तो ये तो हम समझा रहे हैं, ये तो बेसिक बेसिक चल रहा है कि ऐसी कहानी है, ये पॉलीएमीन है, इसके किनारे किनारे डीएनए लपेटा हुआ है, प्रोकैरियोट में चर्चा चल रही है। अब ये डीएनए ऐसे तो मिलेगा नहीं भैया। ये कैसे मिलेगा? ये इसके जो है सुपर कॉइल्ड स्टेट में लार्ज लूप्स में मिलेगा सर। कैसे मिलेगा? ये अपने भैया कौन थे? पॉलीएमीन्स थे। ये क्या है सर? लार्ज लूप्स हैं। लार्ज लूप्स हैं। और इस तरीके का डीएनए जो है, इस तरीके का डीएनए लार्ज लूप में सुपर कॉइल्ड स्टेट में क्या होगा? मिलेगा सर। ऐसा ही डीएनए आपको प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलेगा सर। ठीक है। ठीक है। डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे थे। जल्दी से एक बार सब लोग इधर आइए, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं कि सर यूकैरियोट्स की पिछले वाले लेक्चर में हो गया था। प्रोकैरियोट्स की कहानी आज पढ़ानी थी कि पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में करना था। मैं बताया कि डीएनए सुपर कॉइल्ड स्टेट में पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल में। क्यों सर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है? क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके बाद डीएनए जो है स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट दी सेल। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इधर उधर बिखरा हुआ स्कैटर्ड पाया जाता है सर। इसके बाद आपको बताया गया कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये पहले से पता है। एसिडिक मॉलिक्यूल है, पहले से पता है। और फास्फेट के वजह से दोनों कैरेक्टर इसमें आए हैं, ये भी पहले से पता है। आज की कहानी अपने को इसमें पॉलीएमीन्स प्रोटीन लाना है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए बाइंड जब करेगा तो पॉलीएमीन्स के अंदर साथ में करेगा। ये भी बेसिक प्रोटीन है, यानी अमीनो एसिड, जो बेसिक अमीनो एसिड का ग्रुप बना है जिससे प्रोटीन बना, ये वही बेसिक प्रोटीन है। इसके बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, एनएचसी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इसके बाद जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है सर। ये क्या है सर? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और इसी के बाद बाइंडिंग कहानी चलेगी सर। ये सब पॉलीएमीन डीएनए, इसको मैं रैप किया। और सर इस तरीके से नहीं दिखता, ये इस तरीके से सुपर कॉइल्ड स्टेट में, इस तरीके से सुपर कॉइल्ड स्टेट में पाया जाता है सर। ठीक है। ये लार्ज लूप्स हैं। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक आपको क्लियर है एकदम? बोलिए, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं सर? आगे बढ़ा जाए। प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग समझ में आ गई क्या? प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग आपको समझ में आ गई? ठीक बात है। ठीक बात है जी सर, आ गया। ठीक बात है। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए। क्षमा जी का भी मैसेज आ गया है, अलका जी का भी मैसेज आ गया है, सुचि जी का आ गया है, जानकी जी का आ गया है, ललिता कुमारी जी का आ गया है, मीना जी का आ गया है, नेचर जी कह दिए हैं, नेहा जी का मैसेज आ गया है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे सर बढ़ा जाए। मनोज जी भी बोल दिए हैं। ठीक बात है। निधि जी का भी मैसेज आ गया। ठीक बात है।
ठीक बात है सर, आगे बढ़ रहे हैं सर। ठीक है, तो यहां तक कहानी अपनी क्या हो गई, डीएनए पैकेजिंग की खत्म हो गई कि किस तरीके से डीएनए यूकेरियोट्स में पैकेजिंग हुई सर। आप लोग पैकेज किए खुद, मैं नहीं किया हूं, मैं सिखाया हूं कि कैसे कैसे हुआ है। आप लोग खुद से अपने से किए तो आप देखें कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। प्रोकैरियोट्स में भी कर दिया गया सर। इसके बाद एक लंबी हिस्ट्री शुरू होती है इसकी। इसके बाद एक लंबी हिस्ट्री शुरू होती है सर कि जेनेटिक मटेरियल के लिए सर्च वर्च किया जाए कि जब रिसर्च चल रही होगी तो जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, ऐसे तो नहीं कह दिया गया होगा। ये तो शुरू में मैं बेसिक स्टार्ट किया क्योंकि तब तक रिजल्ट्स में ही स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो बताया भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जो है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए ही पाया जाता है तो जेनेटिक मटेरियल है। अब वो डीएनए कैसे कैसे ये इस रिसर्च तक पहुंचा गया, कैसे कैसे इस रिजल्ट तक पहुंचा गया कि सर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन और आरएनए नहीं है। क्योंकि बोलबाला तो प्रोटीन का था, शुरू से प्रोटीन का बड़ा बोलबाला था कि नहीं प्रोटीन ज़्यादा भी थे, दिखते भी थे, काम भी जो है दुनिया भर के प्रोटीन सिंथेसिस करते थे, हार्मोन बनता था, एंजाइम बनता था, इजीली एक्सट्रैक्टेड थे, तो समझ में भी आता था कि प्रोटीन का ही बोलबाला है, क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा। फिर लोग कहे कि नहीं आरएनए भी है, आरएनए की भी दुनिया भर की चीज़ें हैं सर, तो क्या लोग बोले कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। फिर लोग कहे कि नहीं नहीं डीएनए मेजॉरिटी ऑफ के अंदर है, डीएनए ही मिल रहा है, इसके ऊपर भी देखा जाए। तो पूछा गया कि क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। तो एक हेडिंग आती है एनसीईआरटी में, जिस हेडिंग को आप लोग डालेंगे उस हेडिंग में क्या लिखेंगे, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इस सर जेनेटिक मटेरियल के बारे में सर्च किया जाए, जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्या किया जाए, सर्च किया जाए, खोजबीन शुरू हो कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, ये इसकी कहानी क्लियर हो। इसमें पहला एक जो एक्सपेरिमेंट आता है, इसमें 3 एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिए गए हैं इसी हेडिंग के साथ में। एक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक, इसके बाद एवरी मैक्लियॉयड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट है कि उसमें डीएनएस डाले वो लोग तो डाइजेस्ट कर गया, तो वो भी इसी की कहानी है। और एक एक्सपेरिमेंट जिसको थोड़ा सा अपने को समझना है वो हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट है। तो 3 एक्सपेरिमेंट अपने को यहाँ पढ़ने हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री और जो है इतिहास जो है बायोलॉजी का और डीएनए का, अब इस पर चर्चा की जाए सर, इस पर चर्चा की जाए सर। पहली चीज होती जो मैं कह रहा था आपको कि पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमी है, डीएनए क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी अपनी घूमेगी सर। पहला एक्सपेरिमेंट जो आता है, पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट है। किसने कंडक्ट किया था सर एक्सपेरिमेंट, किसने कंडक्ट किया था सर एक्सपेरिमेंट, कंडक्टेड बाय एफ ग्रिफिथ। ठीक बात है, एफ ग्रिफिथ, एफ है बाबू ये भाई, ये अरे कहाँ बन रहे हो, अरे ये अपने डिजिटल बोर्ड अपने मूड में रहता है भैया। एफ ग्रिफिथ, ये एफ में सर कभी कभी अगर आपसे पूछ ले कि इनका पूरा नाम बता दीजिए तो ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं सर। ठीक बात है, एक्सपेरिमेंट कौन किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ किए थे सर, फ्रेडरिक ग्रिफिथ किए थे सर। कब किए थे ये भी लिखा है, कमेंट सेक्शन में भी मुझे एक जवाब मिला है। ये सब मैं जवाब जब देखता हूं तो मुझे बड़ा हर्ष, ये हर्ष का विषय है, ये बहुत हर्ष का विषय है कि कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब मिला है। कब किए थे सर, 1928 में किए थे। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए ग्रिफिथ साहब 1928 में। क्या था एक्सपेरिमेंट में, 2 स्ट्रेन्स लिए थे, 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया थी, 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया लिया उन्होंने। और बैक्टीरिया कौन था सर, 2 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया की उन्होंने लिया सर। इसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस
निमोनियाई। दो स्ट्रेन्स थी एक बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोनिया कह लीजिए या निमोनिया कह लीजिए, जैसा भी पढ़ लीजिए भैया। ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है बैक्टीरिया का। नॉमेनक्लेचर का रूल आपको पता है, ये जो है कैपिटल से है और ये जो है स्मॉल से है। इसी बैक्टीरियम के दो स्ट्रेन को लेकर के आए। कर क्या रहे थे ये ग्रिफिथ साहब? ये निमोनिया की वैक्सीन खोज रहे थे। निमोनिया का बड़ा आतंक था उस समय, मतलब बहुत सारे लोग निमोनिया से मर रहे थे, बहुत जाने जा रही थी, लाशों से पटा था शहर, जहां देखो वहां निमोनिया। तो ये क्या कर रहे थे? ये निमोनिया की वैक्सीन बना रहे थे। इनके मन में आया कि निमोनिया की वैक्सीन ढूंढ दी जाए, निमोनिया की वैक्सीन बना दी जाए तो लोग मरेंगे नहीं, बच जाएंगे, लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। तो ये निमोनिया की वैक्सीन बना रहे थे। ये दो स्ट्रेन लिए थे बैक्टीरिया की। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया था। इसी को निमोनियोकोकस भी कहते हैं। इसको इसको निमोनियो इसको क्या कहते हैं सर? निमोनोकॉकस भी कहते हैं, या इसी को डिप्लोकॉकस भी कह सकते हैं। डिप्लोकॉकस भी, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। ठीक बात है। तो ये जो है दो स्ट्रेन इसकी लिए थे सर। वो दो स्ट्रेन्स कौन कौन थी? वो दो स्ट्रेन में एक थी आर स्ट्रेन और एक थी एस स्ट्रेन। एक स्मूथ स्ट्रेन थी और एक रफ स्ट्रेन थी। इसका S3 था, इसको S3 कहते हैं स्ट्रेन वाले को, और इसको R2 कहते हैं। ठीक है, जो दो स्ट्रेन थी, एक R2 थी और एक क्या थी भैया? ये S3 थी। ये क्या कॉज करती थी? दिस कॉजेज निमोनिया। ये निमोनिया को भैया कॉज करते थे। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट कौन किया सर? फ्रेडरिक ग्रिफिथ कर रहे थे सर, 1928 में कर रहे थे सर। बड़ा उस समय निमोनिया का आतंक था, तो निमोनिया की वैक्सीन बना रहे थे। ये निमोनिया की इनका मेन रिजल्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का तो बाद में पता चल गया कि ये वो खेल खेल में कभी कभी ना एक्सपेरिमेंटल में जो होती हैं दुर्घटना में चीजें स्थापित हो जाती हैं। तो ये दुर्घटना में ये एक चीज निकल करके आ गई कि डीएनए उनने के बारे में भी जान गए। बना रहे थे ये निमोनिया की वैक्सीन, क्योंकि निमोनिया का बड़ा आतंक था सर। क्या होता है कि ये जो है दो स्ट्रेन लेते हैं बैक्टीरिया की, दो स्ट्रेन्स बैक्टीरिया की लेते हैं। एक रफ स्ट्रेन लेते हैं, एक स्मूथ स्ट्रेन लेते हैं। एक S3 उसका नाम रहता है स्मूथ वाली का, और रफ वाली का R2 नाम है। अगर साइंटिफिक नेम की बात करूं तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। इसके बाद में सर निमोनियोकोकस भी कहते हैं इसको। क्यों निमोनोकोकस कहते हैं? कि दिस कॉजेज निमोनिया, दैट इज वाई निमोनोकोकस भी है, और साथ में ये डिप्लोकोकस है, दो स्ट्रेन रहती है, इसलिए भी कहते हैं। यहां तक बात भी हो गई सर, यहां तक बात हो गई सर। अब सबसे पहले सर स्मूथ वाले के बारे में पढ़ा दीजिए। सबसे पहले स्मूथ वाले के बारे में पढ़ा जाए। स्मूथ को ही मैं और क्या कह सकता हूं? कैप्सूलेटेड कह सकता हूं। इसी को कैप्सूलेटेड कैप्सूलेटेड टाइप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको पता चलेगा। स्मूथ और कैप्सूलेटेड टाइप, ठीक बात है। स्मूथ वाली जो होती है, क्योंकि सर बता रहे हैं दो कॉकस डिप्लोकॉकस है, तो इस तरीके से होगी। इसके बाद में सर न्यूक्लियस भी होगा सर, न्यूक्लियस भी बना दिया गया सर। इसके बाद में सर ये ऐसे आती है, कोटिंग होती है सर इस पे, एक पॉलीसैकेराइड की, जिसको म्यूकस कहते हैं, उसकी कोटिंग होती है सर। तो ये कोट भी कर दिया गया। फिर से वही कहानी, कलर कर दिया जाए सर। ये कैसी दिखती है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको दिखा सकूं कि सर दिखता कैसा है। आप लोग भी अपने नोट्स में इसको ऐसे ही बनाइएगा, ताकि आप लोग भी कोई पूछे तो सबूत के साथ में दिखा सकें कि सर ऐसा दिखता है, हम पढ़े हैं। ठीक बात है। ये क्या है सर?
ये म्यूकस की कोट है। म्यूकस यानी कि इसको पॉलीसैकेराइड भी, पॉलीसैकेराइड होता है म्यूकस, पॉलीसैकेराइड म्यूकस कोट है सर। ठीक बात है। ठीक बात है। ठीक है। तो पहला जो स्मूथ या कैप्सुलेटेड टाइप है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, स्मूथ होता है। इसकी कॉलोनीज जो होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कॉलोनीज में होता है, एक अकेला तो होता नहीं है। इकोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो बता रहा था बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती है, तो इकोलॉजी में भी पढ़े थे और यहाँ भी आपको पता है, आप पढ़ करके आए कि ये कॉलोनीज में मिलता है, अकेले मिलेंगे नहीं। इसकी जो कॉलोनीज होती है वो शाइनी होती है, शाइनी कॉलोनीज वाला होता है। एक इसकी कॉलोनीज कैसी होती है, शाइनी कॉलोनीज होती है। इसके बाद सर म्यूकस कोट इसमें होती है, म्यूकस कोट होती है सर इसमें। म्यूकस क्या है, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड म्यूकस की कोट इसके ऊपर होती है। ठीक बात है। इसके बाद सर ये विरुलेंट है। ये कैसा है, ये विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब घातक हो गया, क्यों, क्योंकि ये निमोनिया कॉज करता है। ये विरुलेंट है सर, यानी कि कॉजेज निमोनिया, कॉजेज निमोनिया। ठीक बात है सर। ये जो है विरुलेंट है, यानी कि ये निमोनिया कॉज करेगा। तो स्मूथ या कैप्सुलेटेड, यही कैप्सूल इसके ऊपर एक म्यूकस की है, इसीलिए इसको कैप्सुलेटेड भी आप कह सकते हैं। पहला वाला जो स्ट्रेन अपन पढ़ रहे थे, यानी कि जो S3 जो है, S3 के बारे में जब पढ़ा जाए, स्मूथ या कैप्सुलेटेड टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो हम क्या कहते हैं, ये इस तरीके का दिखेगा। ये डिप्लोकोकस, ये म्यूकस की कोट होती है सर, म्यूकस कोट यानी कि पॉलीसैकेराइड कह लीजिए इसको, ये पॉलीसैकेराइड का ही होता है म्यूकस। इसके बाद में सर बताया गया कि इसकी जो कॉलोनीज होगी, ये शाइनी कॉलोनीज को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस शाइनी शाइनी कॉलोनीज, शाइनी कॉलोनीज इसकी दिखेंगी, चमकेंगी इसकी कॉलोनी। जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे S3 वाले को, तो इसकी कॉलोनीज चमकेंगी सर। इसके बाद में सर म्यूकस कोट है, बता दिया गया, और ये विरुलेंट है। यही क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। ये विरुलेंट है, निमोनिया कॉज करता है। ठीक बात है सर। इसके बाद जो दूसरा वाला अपने को पढ़ना है सर, एक और R2 स्ट्रेन के बारे में आई थी, इसको रफ कहते हैं, रफ और नॉन कैप्सुलेटेड, रफ और नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन ना कह के टाइप कह लूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। तो सर ये लिख लीजिए, दूसरा वाला जो है, पहला वाला अपन पढ़े स्मूथ या S टाइप, दूसरा वाला अपन पढ़ रहे हैं R टाइप। ये सर कैसा दिखेगा, ये सर ऐसा दिखता है, इसके पास म्यूकस की कोट नहीं होती। तो पहला पॉइंट यही है, म्यूकस कोट, म्यूकस कोट इज एब्सेंट। ठीक बात, म्यूकस कोट इनके पास नहीं होती है सर। दूसरी चीज क्या है, जब इसको पढ़ रहे थे स्मूथ वाले को, तो यहां हमने लिखा कि इनकी कॉलोनीज माइक्रोस्कोप में शाइनी दिखती हैं। सर इसकी भी कॉलोनी की चर्चा कर ली जाए। इसकी कॉलोनीज डल दिखती हैं। इसकी कॉलोनीज कैसी दिखती हैं, डल दिखती हैं या रफ दिखती हैं, रफ कॉलोनीज। ठीक बात है, इनकी कॉलोनीज कैसी होगी, रफ होगी, वहां शाइनी था सर हिसाब किताब। दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज इसमें क्या है कि ये नॉन विरुलेंट है। ये R2 भैया जो अपने हैं, ये अच्छे भैया हैं, ये अच्छे भैया हैं, नॉन विरुलेंट है। नॉन विरुलेंट है मतलब सर डज नॉट कॉज निमोनिया, डज नॉट कॉजेज या कॉज निमोनिया। ठीक बात है।
ग्रिफिथ साहब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो दो स्ट्रेन लिए थे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई की, दो स्ट्रेन्स लिए थे, एक R2 लिए थे, एक S3 लिए थे। जो S3 के बारे में पढ़ा गया तो मैं बताया ये स्मूथ या कैप्सुलेटेड टाइप है। कैप्सुलेटेड किस लिए? ये म्यूकस की कोट कैप्सूल की तरह दिख रही, ऐसा रिप्रेजेंटेशन कुछ होगा सर। डिप्लोकॉकस है सर, डिप्लोकॉकस भी कहते हैं। अब यहां पर सर जो है म्यूकस की कोट है, पॉलीसैकेराइड की कोट है। म्यूकस कहूं, म्यूकस क्या है? पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड की कोट है सर, ये म्यूकस कोट इसमें क्या होगी? प्रेजेंट होगी। म्यूकस कोट इसमें प्रेजेंट है सर। इसके साथ में सर इसकी कॉलोनीज कैसी अपने को दिखेगी माइक्रोस्कोप के अंदर? प्रोड्यूसेस शाइनी कॉलोनीज। इसके बाद सर ये विरुलेंट है, यानी कि निमोनिया कॉज करेगा, S3 वाला। इसके बाद सर ये एक ऐसा भैया S3 वाला। इसके बाद सर दूसरा वाला जो स्ट्रेन था R2, जिसको रफ या नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं, ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। इसमें म्यूकस की कोट कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, म्यूकस कोट एब्सेंट होती है। इसके बाद इसकी रफ कॉलोनीज हमको देखने को मिलती है और नॉन विरुलेंट है सर, नॉन विरुलेंट है, अच्छा आदमी है, निमोनिया कॉज नहीं करेगा। क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात अच्छी है तो एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए। यहां तक बात अच्छी है तो एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए। यहां तक बात अच्छी है तो सर एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए। सर एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए। ठीक बात है। डन डन डन। आकांक्षा जी का आ गया मैसेज, देखिए डन आ रहा है। अब निकिता जी का भी आ गया डन। स्वाति जी भी मैसेज कर दी हैं डन। नेचर भैया भी कह दिए हमारे डन, और सभी भैया लोग कह रहे हैं डन। ठीक बात है। तो अब आगे पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ग्रिफिथ भैया हमारे, ग्रिफिथ भैया नहीं थे ना, भैया हम लोग हैं, तो ग्रिफिथ दादा होंगे। ठीक है। तो जो ग्रिफिथ बाबा थे, ग्रिफिथ बाबा थे, ये ग्रिफिथ बाबा क्या एक्सपेरिमेंट किए, इनके ऊपर जब पढ़ा जाए तो जो एक्सपेरिमेंट था इनका ये देखा जाए। सबसे सस्ता अगर कोई प्राणी है तो चूहा है। सबसे सस्ता प्राणी अगर कोई है, ये मैं चूहा बना रहा हूं। सबसे सस्ता अगर ये खरगोश नहीं है भैया, ये क्या है? माइस है। सबसे सस्ता अगर कोई प्राणी है तो माइस है। 95% रिसर्च स्टडी एक्सपेरिमेंट इन्हीं चूहों के ऊपर हुआ है। बहुत प्रताड़ित किया गया है चूहों को, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बड़ी छोटी सी लाइफ साइकिल इनकी है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, कहीं पा जाते हैं, किसी कंडीशन सर्वाइव कर लेते हैं। बहुत अच्छे भैया हैं लेकिन नुकसान बहुत करते हैं, इसलिए इनको पकड़ पकड़ करके, ये हमारे लिए ना इकोलॉजिकली बेनिफिटेड हैं और किसी भी तरीके से बेनिफिट इतना इनका रोल है नहीं, तो इनके ऊपर पकड़ पकड़ के रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ क्या किए? चूहा लेकर के आए। इनके यहाँ एक चूहा पाया जाता था प्यारा सा, ये मेरा चूहा बहुत प्यारा सा, ये ग्रिफिथ का चूहा ऐसा ही कुछ दिखता था। ग्रिफिथ साहब का चूहा उस समय 1928 में ऐसा ही कुछ दिखता था। तो ये चूहे पे एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए कि ऐसे चूहा को उठा करके लाए और इसके क्योंकि निमोनिया की वैक्सीन टेस्ट कर रहे थे तो इसी चूहे में इंजेक्शन लगा लगा के अपनी स्ट्रेन्स को वो चेक कर रहे थे। पहला एक्सपेरिमेंट आता है, इसमें 4 एक्सपेरिमेंट हुए। पहला आता है सर डिप्लोकॉकस म्यूकस कोट वाला। ये क्या है सर? ये म्यूकस की कोट है और ये डिप्लोकॉकस है। तो मतलब ये कह सकता हूं मैं S3 है, S3 टाइप कह सकता हूं। ये डिप्लोकॉकस यहां दिख रहा है डायग्राम में, म्यूकस की कोट भी दिखा के बता दिया, तो मैं कह सकता हूं S3 टाइप का है, लाइव है। ठीक बात है। इसको क्या किए, लेकर के आए और माइस में इंजेक्ट कर दिए, इंजेक्टेड इनटू माइस। ठीक बात है। जब ये वाला, ये विरुलेंट था, ये कैसा था? विरुलेंट था, निमोनिया कॉज करेगा। चूहा हमारा बेचारा चूहा हमारा क्या हो गया? मर गया। ये उल्टा लेट गया, यहाँ देखो हंसी खुशी मोटा मोटा हंस खेल रहा था, यहाँ ये चूहा क्या हो गया? मर गया। चूहा मर गया सर, माइस डाइड।
ठीक बात है, माइस डाइड। इसमें अपने को कोई आपत्ति भी नहीं है, इस पहले एक्सपेरिमेंट से तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पता ये विरुलेंट है, विरुलेंट है, जब निमोनिया कॉज करेगा ही, चूहा मरेगा ही, इसमें कोई नई चीज अपने को नहीं पता चली। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ ग्रिफिथ का, जो पहला एक्सपेरिमेंट किए, उसमें क्या किए, आर टाइप वाले को S3 जो टाइप था, स्मूथ वाला जो था, म्यूकस की कोट वाला, लाइव लिए उसका और चूहे के अंदर इंजेक्ट किए। चूहा क्या हो गया सर, मर गया। चूहा क्या हो गया सर, मर गया। ठीक बात है, चूहा मर गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बात सही चल रही थी सब। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो होता है सर, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या लेते हैं, रफ स्ट्रेन लेते हैं सर, रफ स्ट्रेन लेते हैं। ये R2 है, R2 टाइप है, ठीक है। इसको जो है क्या किए, इंजेक्ट किए चूहे में, इंजेक्टेड इनटू माइस। ठीक बात है, चूहे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, चूहा भैया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी तेजी से मोटा करके दौड़ भाग कर रहे थे। इस चूहे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उछल उछल के दौड़ रहा था, कहता ग्रिफिथ हम बचे हैं। ठीक है, तो ये चूहे के ऊपर जब R2 स्ट्रेन डाला गया, इंजेक्टेड इनटू माइस, चूहे के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, चूहा हंस खेल मुस्कुरा रहा था। ठीक बात है, हंस खेल मुस्कुरा रहा था। ठीक बात है। तीसरी चीज, तीसरा एक्सपेरिमेंट किए, कहे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, R डाल रहे हैं मर जा रहा, S डाल रहे हैं मर जा रहा है, R डाल रहे हैं हंस खेल कूद रहा है, अब क्या किया जाए। कहे भैया ऐसा काम करते हैं, ये जो S वाला है, अरे भैया गायब क्यों हो जाते हो, क्यों गायब हो जाते हो। ये सर म्यूकस की कोट वाला है सर, ये क्या है सर, म्यूकस की कोट है सर। ये S टाइप है सर, S3 है, इसमें क्या सर, S3 है, लेकिन इस बार क्या किए, इसको हीट किल्ड कर दिए। बैक्टीरिया है, हीट करेंगे तो मर जाएगा, बैक्टीरिया को गर्म करोगे तो मर जाएगा ना भैया। पानी उनी कहते हैं कि बोतल है, पानी गर्म करके भर दीजिए, उससे धुल दीजिए तो बोतल साफ हो जाएगी, कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा। तो S टाइप वाले को क्या किए सर, हीट किल्ड कर दिए। क्या कर दिए सर, हीट किल्ड कर दिए। अच्छी बात है, हीट किल्ड कर दिए सर। हीट किल्ड करके क्या किए, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिए, इंजेक्टेड इनटू माइस। कहे चूहा आओ, अब की बार हीट किल्ड एस लेकर के आया हूं, अब की बार हीट किल्ड एस टाइप लेकर के आया हूं, आओ तुमको सुई लगाएं। चूहा आया, लेकिन चूहा भी हमारा कम नहीं, चूहा भी हमारा बहुत शानदार है। अरे सर इसका कान नहीं बनाओगे क्या, चूहा भी अपना होशियार है, शानदार है, चूहे के ऊपर कोई फर्क नहीं, उसी तेजी से उछल कूद रहा था, उसी तेजी से क्या कर रहा था। अरे पेंगुइन बन गई क्या भैया, ये चूहा है, सभी लोग इसका ध्यान दें। ये 1928 के समय में ऐसे चूहे पाए जाते थे। ये क्या है, यहाँ भी माइस लिव, यहाँ भी क्या है सर, माइस लिव, कोई फर्क नहीं पड़ा, उछल कूद रहा है। हीट किल्ड वाला डाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा सर, डायनासोर लग रहा है। विशाल जी कह रहे हैं डायनासोर लग रहा है। भैया चूहा है, चूहा, ये लिख रहा हूं ना माइस, अरे क्या यार ये माइस लिख रहा हूं ना, डायनासोर लिख बनाता तो डायनासोर लिखता ना। 1928 में इससे चूहे पाए जाते थे उस समय। चूहा, अब तो चूहा जैसा आपको दिख रहा है तो सुंदर सा प्यारा सा क्यूटी दिखता है, क्यूटी। उस समय चूहे हुए बहुत बड़े विशाल पाए जाते थे, तभी तो चूहों पकड़ पकड़ के एक्सपेरिमेंट किया जाता था। तो ये चूहे हैं भैया, यहाँ माइस लिखा है, यहाँ माइस लिखा है, और मैं बोल भी माइस रहा हूँ, तो डायनासोर कहाँ से कह रहे हो रे, ए भैया। एक और एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या लेते हैं, S टाइप वाले को हीट किल्ड लेते हैं, हीट किल्ड लेते हैं, और R टाइप को लाइव लेते हैं। ठीक बात है। एक और एक्सपेरिमेंट वो करते हैं,
चौथा वाला एक्सपेरिमेंट उनका करते हैं कि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। इसमें एस टाइप को हीट किल्ड लिया। हीट किल्ड है तो कोई नुकसान नहीं है, चूहा नहीं मरेगा, पिछले वाले में देखा गया। और आर टाइप लाइव है तो भी चूहा नहीं मरेगा, आर टाइप नॉन विरुलेंट है, ये भी बात अपनी क्लियर है। अब इसको क्या किए सर, इंजेक्ट किए माइस के अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस। चूहे में, डायनासोर में नहीं प्यारे बच्चों, चूहे में ये इंजेक्ट किए। क्या होता है, चूहा जो होता है, माउस डाइड, चूहा मर जाता है, चूहा मर जाता है। अब इनको नहीं समझ में आया, अब तो इनको एकदम नहीं समझ में आया कि ये हो क्या गया। ए, ए, तुम हंसी मजाक कर रहे हो क्या यार, हंसी मजाक कर रहे हो क्या भैया? चौथा वाला पढ़ लें, हंसी मजाक कर रहे हो क्या सारे? चूहा, भैया इधर आ जाइए सभी लोग ना। चौथा वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, एस टाइप लिए लाइव था, एस टाइप हीट किल्ड था और आर टाइप लाइव था। इनको क्या लगेगा, इनको लगेगा कि सर ये बताइए आप हमको कि इस वाले में भी नहीं मरा था और ये वाला भी जब अलग से डाले थे तो नहीं मरा था। इनको लगा कि चूहा जिंदा रहेगा, हंसे खेलेगा कूदेगा, लेकिन भैया यहाँ तो चूहा मर गया, यहाँ चूहा मर गया, यहाँ चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहा क्या हो गया सर, मर गया। अब मर गया तो टेंशन हो गई कि यार यहाँ तुम हीट किल्ड था, म्यूकस की कोट उठती ही नहीं। एस टाइप वाला नॉन विरुलेंट हीट किल्ड के केस में, आर टाइप वाला भी नॉन विरुलेंट हीट किल्ड के केस में, तो ये मरा तो मरा कैसे? तब यहाँ पर एक बात आती है कि भैया, भैया क्या बात आती है भैया, बात ये आती है कि यहाँ कुछ रहा होगा, ये कुछ ऐसा रहा होगा जो एस टाइप से आर टाइप में गया होगा और आर टाइप को जो नॉन विरुलेंट था उसको विरुलेंट बना दिया होगा। ऐसा कुछ गया होगा यहाँ से हीट किल्ड से, क्योंकि यही जहरीला था लेकिन इसको हीट किल्ड करके मार दिए, तो इसी का कुछ जहर इसके लिविंग वाले में गया होगा, क्योंकि ये लिविंग तो था नहीं, ये डेड तो था नहीं, आर टाइप वाला लिविंग डाले थे, इसको हीट किल्ड डाले थे, तो इसी का कुछ जो है यहाँ पर गया होगा जो इसको क्या बना दिया होगा, घातक बना दिया, इसको भी जहरीला बना दिया और चूहा मर गया। इसी को ग्रिफिथ बोले ट्रांसफॉर्मिंग, इसी को ग्रिफिथ क्या बोले, इसी को ग्रिफिथ बोले, ये जो कुछ गया है सर, इसी कुछ गए को ग्रिफिथ ने कहा ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी को ग्रिफिथ क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कि मतलब यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो एस नॉन विरुलेंट वाले से हीट किल्ड करने के बाद भी एस क्योंकि विरुलेंट था तो उससे कुछ जो निकल करके आर टाइप वाला जो लिविंग था उसमें चला गया और आर टाइप को विरुलेंट बना दिया, घातक बना दिया, आर टाइप वाले को जहरीला बना दिया, जिसकी वजह से चूहा मर गया। यही ग्रिफिथ, यहीं पर इनका रिजल्ट आ गया, यहीं पर ग्रिफिथ खुशी से झूम उठे और सबके पास दौड़ करके जा करके बताने लगे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये हम हीट किल्ड डाल रहे हैं एस टाइप वाला, पहले चूहा नहीं मरता था, हम हीट किल्ड वाला डाले, उसके साथ में आर टाइप वाला डाले हैं, वो लाइव था लेकिन चूहा नहीं मरना चाहिए था, दोनों मिला करके नॉन विरुलेंट थे, दोनों में अलग अलग जब कर रहा था तो चूहे जिंदा थे, लेकिन साथ में मिला करके डाल दिया तो चूहा मर गया। एस टाइप हीट किल्ड में से कुछ ऐसा है जो आर टाइप में गया है, जो नॉन विरुलेंट आर टाइप को विरुलेंट बना दिया, इसी को सर कह दिए ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी को ग्रिफिथ क्या कह दिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहां पर क्या था, ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट है था सर, सर यही अपने ग्रिफिथ भैया का एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं सर, इनके रिजल्ट्स हैं, वैसे तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट दिख ही गया, रिजल्ट्स हैं। पहला क्या है कि जो एस टाइप हीट किल्ड था, हीट किल्ड था, ये आर टाइप के साथ में जब डाला गया, ये भैया
जब आर टाइप वाले के साथ में डाला गया, एस टाइप वाला हीट किल्ड था, आर टाइप लाइव वाले के साथ में डाला गया, तो कुछ ऐसा होता है जिससे आर टाइप लाइव जो था ये क्या हो गया, विरुलेंट हो गया, ये विरुलेंट हो गया, और विरुलेंट होने के बाद निमोनिया कॉज करने लगा। इसी को इन्होंने कहा कि सर ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसी को ये बोले सर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। और इतना ही नहीं बोले कि ऐसा मेरे हिसाब से एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ है, ऐसा एब्जॉर्प्शन के वजह से हुआ है। ये भी वो बताए कि किस से कैसे हुआ सर, ये एब्जॉर्प्शन की वजह से मुझे लगता है हुआ है कि कुछ एब्जॉर्ब हो गया एस का आर टाइप वाले में। आपके मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि सर एस वाला होगा आर वाला में ही क्यों चेंज होगा। भैया एस वाले में कुछ नहीं हो सकता, ये हीट किल्ड है भाई साहब, तो जो होगा आर टाइप वाले में ही होगा, इसको लेकर के बहुत क्लियर रहिएगा, इसमें कोई भ्रम नहीं रखिएगा। तो आर टाइप वाला ही विरुलेंट होगा, आखिरी वाला जो एक्सपेरिमेंट था। और ये क्यों हुआ, ये एब्जॉर्प्शन की वजह से भी बोला ग्रिफिथ ने कि सर एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हो रहा है। इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दूसरा रिजल्ट क्या था कि इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ग्रिफिथ बोले कि ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक्स को कंट्रोल करेगा। जब जेनेटिक्स को कंट्रोल करेगा तो इसी को वो जेनेटिक मटेरियल भी बोल दिए सर, इसी को सर वो जेनेटिक मटेरियल भी बोल दिए। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन ये क्या था, कैसे था, कौन था, ये डिफाइन नहीं हुआ है। नॉट अपने एक्सपेरिमेंट में ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को कह रहे हैं कि जेनेटिक्स में इन्वॉल्व होगा, ये जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक कैरेक्टर इसके बारे में क्या है, कौन है, ये नहीं पता चला, नहीं पता चला, इसको ये नहीं बता पाए, इसको ये नहीं बता पाए कि है क्या ये, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर लिए। क्या यहां तक क्लियर है सबको, क्या यहां तक क्लियर है? ग्रिफिथ का जल्दी से एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं एक बार फिर से। सर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग, जो यहाँ से शुरू हुई थी अपनी कहानी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से। इसमें जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही है, ये कैसे प्रूव किया जा रहा है। पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का बताया, कब हुआ बताया आपको, कौन कौन से दो स्ट्रेन थे, एक S3 था, एक R2 था। इसके बाद में सर ये वाला स्मूथ की कहानी बताई गई सर आपको। इसके बाद सर आपको रफ वाले की कहानी पूरी बताई गई सर आपको। इसके बाद सर एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया प्यारे से चूहा पर। चूहा पे जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया तो ये एक बार एस टाइप लिविंग डाला गया, चूहा मर गया। इसके बाद सर आर टाइप डाला गया और आर टाइप लाइव डाला गया, ये लाइव ही डाला गया भैया, आर टाइप लाइव डाला गया तो चूहा नहीं मरा। एस टाइप वाला सर हीट किल्ड डाले, चूहा नहीं मरा, हीट किल्ड करके डाले, चूहा नहीं मरा। लेकिन खुराफाती दिमाग मानेगा है नहीं, ऊपर से वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा एस को हीट किल्ड और आर को लाइव डाले, चूहे में डाले, चूहा मर गया। बताए कि ये दोनों नॉन विरुलेंट थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ये आर टाइप वाला विरुलेंट हो गया और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसका नाम रख दिया उन्होंने। बताए कि सर एस टाइप वाला हीट किल्ड, आर टाइप वाला लाइव, आर टाइप में एब्जॉर्प्शन की वजह से एस टाइप पे कुछ कैरेक्टर चले गए, विरुलेंट बैक्टीरिया कैरेक्टर चले गए, और ये आर टाइप वाला क्या हो गया सर, विरुलेंट हो गया सर। इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्होंने कह दिया, जेनेटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन क्या है, कौन है, कैसे है, ये सब नहीं बताए। यहीं पर इनका एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गया। क्या क्लियर है सर? क्या क्लियर है सर? क्या सभी को क्लियर है सर? बायोकेमिकल कैरेक्टर्स ऑफ
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एक्सपेरिमेंट हुआ और इसको किया एवेरी, मैक्लिओइड, और मैककार्टी। यहां तक क्लियर है सर? एक एक्सपेरिमेंट आता है कि इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का कि पता किया जाए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, इसी का एक्सपेरिमेंट किया गया एवरी, मैक्लिओइड और मैककार्टी। ये तीन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1933 टू 1934 के अराउंड एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की मदद से बायोकेमिकल नेचर, बायोकेमिस्ट्री की जब बात करते हैं ना तो एंजाइम में एज दिखेगा आपको। जैसे मैं बोल रहा हूँ डीएनए लिख दूं आपके सामने और इसी में एज जोड़ दूं, डीएनएज अगर कर दूं, यहाँ डीएनएज कर दिया मैं, यहाँ मैं आरएनएज अगर कर दूं, आरएनएज कर दूं, यहीं एसी लगा दूं, तो ये जो एज आ जाता है प्रोटीनेज आ जाता है, एक प्रोटीनेज आता है, एक क्या आता है, प्रोटीनेज आता है। ये एज जो है ये डाइजेस्टिंग एंजाइम है। मतलब सर जब बायोकेमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं तो ये एंजाइम्स को डालते हैं चेक करने के लिए, अगर डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीनेज डाले डाइजेस्ट हो गया तो प्रोटीन था, इसीलिए प्रोटीन था डाइजेस्ट हो गया, और कुछ रहेगा डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये लोग बायोकेमिस्ट्री की मदद से इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर और स्टडी किए, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे सर। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं क्या? लाइक करिए भैया, लाइक नहीं किए क्या अभी तक? बोलिए। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे, यहां से आगे कहानी कल चलेगी, यहां से आगे की कहानी कल चलेगी सर, यहां से आगे की कहानी कल चलेगी सर। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है, यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। जो वीडियो लाइक नहीं किया सबसे पहले जाइए और सेशन को लाइक करिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताए सर। भूख लग गई है विशाल जी, खाना खा लीजिए आप, बिल्कुल आपके लिए क्लास छोड़ दी गई है, ठीक है, आप खाना खा लीजिए, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है सर? किसी को कोई समस्या हो तो बताए, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, बेझिझक बताइए, बेझिझक बताइए। बिल्कुल ब्रह्मास्त्र चल रहा है सर, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र चल रहा है सर। जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं, चाहे टीचिंग एग्जाम्स हो जाएं, चाहे टीचिंग एग्जाम्स हों, या फिर इसी के साथ में आज से CUET और नीट की भी बिल्कुल निशुल्क प्रिपरेशन चल रही है, बिल्कुल निशुल्क है। ये कब तक निशुल्क रहेगा मुझे नहीं पता, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये आजीवन निशुल्क रहे, मैं पूरा फ्री में पढ़ा दूँ। मेरे मन में पैसे को लेके कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों तक ज्ञान जाए, बच्चों तक सरलता जाए। जो सरलता मेरी है ये सरल है, ये कठिन नहीं है, और यही मैं चाहता हूँ, यही आप भी कहें, और अच्छा परफॉर्म करें, एक अच्छा रिजल्ट लाएं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल फ्री चल रहा है सेशन, जुड़िए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। लेकिन आपको पता है इंस्टीट्यूट है, कब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। प्रयास यही है कि पढ़ाया जाए आपको, लगातार निशुल्क चल रही है, बिल्कुल पढ़िए, आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। और हमेशा देखिए दूसरों के कहने से करने से, एक लाइन है ना कि जो है आदमी खुद का खुद नहीं मरता, आदमी खुद का खुद नहीं मरता, दूसरे मार देते हैं। आदमी खुद कभी नहीं मरता, दूसरे मार देते हैं। लोग जो कहते हैं सच कहते हैं, लोग जो कहते हैं सच कहते हैं, पर बात इतनी सी है कि अगर आप सुने तब। लोग जो कहते हैं सच कहते हैं, बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप सुनेंगे तब, ठीक है। तो मेहनत से रहिए,
मेहनत करिए, बिल्कुल मेहनत करिए। टीचर्स एकेडमी पर पहली बार अगर आप आए यहाँ पर मेरे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए। टीचिंग एग्जाम की भर्तियों के लिए निरंतर इस चैनल पर आपके काम के सभी विषय के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर काम चल रहा है। CUET नीट और NCERT के लिए जो फाउंडेशन अपना एक बैच शुरू किया गया था, वहाँ मैं आपको 2 बजे से मिलता हूँ। तो अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखिए, कहीं बहकने उकने की जरूरत नहीं है, कुछ जो है जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, और भी दोस्तों को बताइए कि ऐसी तैयारी चल रही है, एक ऐसी तैयारी की जाए। मैं बोल रहा हूं ना कि NCERT पर है निगाहें, सरकारी भर्तियों पर है निशाना। समझ रहे हैं, NCERT पर निगाहें हैं, सरकारी भर्तियों पर निशाना है। सरकार जब एग्जाम करवाएगी तो अपनी पुस्तिका से जरूर बनाएगी, और NCERT सरकारी पुस्तिका है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए, और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आएंगी। कल 2 बजे बहरहाल हम लोग मिलेंगे, 2 बजे कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो लाइक कर दिया करिए, कमेंट किया करिए। मैं कमेंट आपके देखता हूं, पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट अगर समझ में आए तो भी करिए, नहीं समझ में आए तो भी करिए। सर कहाँ पढ़ा दिए हैं, कुछ समझे में नहीं आया, फिर से पढ़ाइए, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं, एक एक बच्चे का क्लियर करना अपना मकसद है। अगर एक भी बच्चा कहेगा नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ाइए, तो फिर से पढ़ाया जाएगा। अगर आवश्यकता रहेगी तो फिर से पढ़ाया जाएगा, जब तक पढ़ाया जाएगा जब तक कि बच्चों का क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।